नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के अध्ययन भ्रमण पर आए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गठित 7 सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात करने वाले इन संसदीय समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते के साथ सदस्य डॉक्टर मल्लू रवि, वीडी राम, श्रीमती प्रतिमा मंडल, राबांग वरा नारी जारी, श्रीमती फूलो देवी नेताम और देवेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और संसदीय समिति के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं समेत कई विषयों पर विस्तृत चर्चा तथा विचार विमर्श हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान और विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की एक बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन प्रगति के रास्ते पर उन्हें जितना आगे आना चाहिए उसमें कहीं न कहीं वह पीछे रह गए हैं। ऐसे में विकास में उनकी भागीदारी मजबूत करने के लिए ठोस नीति बनाकर उसे योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना होगा, ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य करती आ रही है और उसके सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विजन डॉक्यूमेंट तथा रोड मैप तैयार कर आगे कई और ठोस कदम उठाए जाने हैं। रांची पुलिस की टीम ने लोहरदगा पुलिस की मदद से 51 कांडों में वांटेड 2 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को लोहरदगा जिले के कुंडू के धोबी घाट से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अंबाटांड जंगल में स्थित क्षतिग्रस्त मकान में बैग में छुपा कर रखा हुआ एक कार्बाइन 6 राउंड गोली बरामद की है। डीआईजी सह रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। कृष्ण यादव के ऊपर रामगढ़, लातेहार, चतरा, रांची और लोहरदगा जिले के अलग अलग थानों में कुल 51 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रांची पुलिस टीम ने लोहरदगा पुलिस की मदद से 51 कांडों में वांटेड 2 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को लोहरदगा जिला के कुंडू के धोबी घाट से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अंबाटांड जंगल में स्थित क्षतिग्रस्त मकान में बैग में छुपा कर रखा हुआ एक कार्बाइन 6 राउंड गोली बरामद की है। डीआईजी से रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी दी। कृष्ण यादव के ऊपर रामगढ़, लातेहार, चतरा, रांची और लोहरदगा जिले के अलग अलग थानों में कुल 51 मामले दर्ज हैं। जामताड़ा में बीती रात कोर्ट रोड सदर थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक अवैध अंग्रेजी शराब लदा पिकअप वैन को थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार मंडल ने छापेमारी कर जब्त किया है। सदर थाना में जामताड़ा एसडीपीओ विकास आनंद लगूरी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि बीती रात सदर थाना के पास से एक पिकअप वैन पकड़ा गया है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदा हुआ था। वहीं पुलिस को देख वाहन का चालक मौके से ही फरार हो गया। वाहन से 60 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 से 5 लाख रुपए है। मामले की जांच की जा रही है कि इस अवैध शराब को कहां से लाया गया था और कहां ले जाकर वो लोग ले जाने वाले थे। पुलिस के द्वारा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
बीती रात देवघर शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र स्थित सबसे व्यस्त मीना बाजार में करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों में आग लगने से करीब 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। उधर आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग के कर्मियों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय दुकानदारों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक आग असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी है वहां पूजन सामग्री के अलावा कपड़े, किराना की थोक और खुदरा दुकानों के अलावा खाने पीने की दुकानें थी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब आधे घंटे के भीतर उस इलाके की ज्यादातर दुकानें खाक हो गईं। बता दें कि देवघर शहर का यह मुख्य बाजार है, जहां से लोग खुदरा और होलसेल की खरीदारी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात बाजार बंद होने के 1 घंटे के भीतर हुई इस अग्निकांड को लोग एक साजिश का नतीजा मान रहे हैं, क्योंकि बीते 13 जनवरी यानी मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले भी इस इलाके में आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें करीब 10 लाख का नुकसान हुआ था। स्थानीय दुकानदारों ने डीसी को आवेदन देकर इसकी जांच करने की मांग की है। इसी दौरान यह घटना घट गई। स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो अग्निकांड था उसका भयावहता का ये मूल स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीती देर रात देवघर शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र स्थित सबसे व्यस्त मीना बाजार में करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों में आग लगने से करीब 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उधर आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग के कर्मी सक्रिय हो गए। उन्होंने मोर्चा संभाला और स्थानीय दुकानदारों की मदद से उन्होंने बड़ी ही कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक आग असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आग की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी है वहां पूजन सामग्री के अलावा कपड़े, किराने की थोक और खुदरा दुकानों के अलावा खाने पीने की दुकानें भी थी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब आधे घंटे के भीतर उस इलाके की ज्यादातर दुकानें जलकर खाक हो गई। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रांची के रिम्स में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म का आरोपी रिम्स की सुरक्षा में तैनात सैप का जवान ही निकला, जिसे बरियातू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिम्स से मिली जानकारी के अनुसार चतरा की रहने वाली 20 वर्षीय महिला अपने एक परिजन का इलाज करवाने के लिए रिम्स अस्पताल आई हुई थी। गुरुवार की देर रात वह रिम्स में ही दवा लेने गई थी। इसी दौरान सैप जवान संतोष बारला ने उसे अकेले पाकर पकड़ लिया और रिम्स के चौथे माले पर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहीं पर उसने महिला के साथ जबरदस्ती की और फिर महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार देगा। शुक्रवार की सुबह महिला ने पहले अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद वह बरियातू थाने पहुंची और आरोपी सैफ जवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी मिलते ही बरियातू पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सैफ जवान संतोष कुमार बारला को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मगनी लाल मंडल ने घर वापसी कर ली है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद मगनी लाल मंडल सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अब घर वापसी कर चुके हैं। समर्थकों के साथ बैठक के बाद मगनी लाल मंडल ने फिर से आरजेडी में लौटने के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा था कि 24 जनवरी को वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि इससे पहले ही वह आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मगनी लाल मंडल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई और पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि खुशी की बात है कि हमारे अभिभावक पिताजी के सहयोगी रहे मगनी लाल मंडल फिर से पार्टी में शामिल हो गए हैं।
तेजस्वी ने कहा कि मगनीलाल मंडल के अनुभव से पार्टी के साथ साथ हमें व्यक्तिगत रूप में बहुत लाभ मिलेगा। इनके आने से, इनके अनुभव से हम जैसे समाजवादी युवा बिहार में समाजवाद को बुलंद कर पाएंगे। पार्टी में इनको अहम भूमिका दी जाएगी, अहम जिम्मेदारी पार्टी प्रदान करेगी। देंगे विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए, यहाँ मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे लोग जो है बात कर रहे हैं। वही चाचा कहते हैं 20 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं कहां कितना दिया नहीं दिया, जब से सरकार ने एक भी नौकरी नहीं। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान है। माताएं, बहनें सब परेशान है। बुजुर्ग हो वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा सरकार से परेशान है। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आगे भी देखिएगा जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास, नीतीश जी के पास अब विजन नहीं लेंगे, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक कहा मगनीलाल मंडल जी ने, 3.5 व्यक्ति जो है वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। सरकार काम कर रही है ये बताने का काम किया जाता है। लेकिन एक और हम दूसरे नाते, हम अकेले हैं, लेकिन अकेले हैं तो 3.5 आदमी सरकार चला रहे हैं, 3.5 आदमी पार्टी चला रहे हैं। और पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के जो लोग हैं सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी समझते कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, क्योंकि पार्टी अब वो असली पार्टी नहीं रह गई जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार। वो पार्टी रह गई 3-3.5 लोग। इसीलिए मैं तय कर लिया कि हम नहीं रहना है। अब मैं नीति को लेकर के, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जो पिछड़ों का हक बनता है उनको उसको हड़पने का जो काम किया, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी गरीब प्रवृत्ति पार्टी में लौट जाऊंगा। बिहार के किशनगंज से सटे 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारने के आरोपी सज्जाद को बंगाल पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। गौरतलब है कि बीते बुधवार को इस्लामपुर कोर्ट से रायगंज ले जाने के दौरान पांजीपाड़ा के एकड़चला काली मंदिर के निकट 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर सज्जाद फरार हो गया था, जिसके बाद से ही पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश कर रही थी। गौरतलब है कि इस सज्जाद हत्या के मामले में पिछले 2019 से जेल में बंद था और जल्द ही उसे सजा सुनाई जाने वाली थी। पुलिस कर्मियों की गोली मारने के बाद बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इस घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए 48 घंटे के अंदर कार्यवाही की बात कही है। वहीं शुक्रवार की देर रात बांग्लादेश भागने की कोशिश में जुटे सज्जाद को किंचक टोला पुल पार करते समय पुलिस ने ढेर कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सज्जाद को पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन सज्जाद ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने गोली चलाई। सज्जाद को घायल अवस्था में लोधन अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। बिहार की राजधानी पटना के भूतनाथ रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में देर शाम ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। गाड़ी से सिलेंडर उतारने के क्रम में यह घटना हुई है। मामला
अगमकुआं थाना क्षेत्र का है। सिलेंडर फटने से इसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर फटने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए। कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। घटनास्थल पर खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना मिलते ही अगमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना की पुष्टि करते हुए अगमकुआं थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मृतक और घायल दोनों व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जो लंबा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई होता है वही फटा है। सिलेंडर उतारने के बाद जो व्यक्ति ले जा रहा था उसकी मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। बताया गया है कि मृतक व्यक्ति अस्पताल का कर्मी नहीं है बल्कि सिलेंडर पहुंचाने वाला है। दूसरी ओर घायल व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी मरीज का परिजन है, मौके पर खड़ा था, उस पर उसका डैमेज हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को साय सरकार गंभीरता से ले। ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार प्रयास करे। आरक्षण प्रक्रिया से ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है। जिला पंचायत में 33 में से एक भी ओबीसी पद का आरक्षित नहीं है, जबकि पिछले सरकार में 7 पद आरक्षित थे। इसी तरह नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग जबरदस्त आंदोलित है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले सरकार इस आरक्षण को रद्द कर नए प्रक्रिया से ओबीसी आरक्षण को बहाल करे। हार के डर से घबराई बीजेपी अब ईवीएम की शरण में पहुंच गई है। बीजेपी सरकार ने पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी, अब ईवीएम से चुनाव कराने की बात कह रही है, जबकि इस ईवीएम में वीवीपैट भी नहीं है। इसलिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय नगरीय निकाय का चुनाव सही नहीं। हर वार्ड में, गली मोहल्लों में लाउडस्पीकर बजता रहेगा। बच्चे परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों में भी पोलिंग बूथ होगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पहले परीक्षा होगी या चुनाव। बीजेपी के डर की वजह से यह स्थिति बनी हुई है। सही समय में चुनाव करा लेना था। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी को लेकर अव्यवस्था का आलम है। किसानों को धान का भुगतान नहीं हो रहा। अभी सरकार 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद कर रही है। एक मुश्त 3100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन भुगतान नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीईडी सहायक शिक्षकों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। इधर नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीईडी सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन काफी उग्र होता दिख रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन के बाद आज सुबह से ही बीईडी अहर्ता वाली महिला सहायक शिक्षकों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया है उन्होंने, और शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नौकरी के बदले समायोजन दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से प्रदेश भर से आई बीएड सहायक शिक्षक राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रही हैं। कई स्तर के प्रदर्शन के बाद भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इससे उलट लगातार जिलों से उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी हो रहा है। करीब 3000 बीएड सहायक शिक्षकों, जिनमें राज्य सरकार बर्खास्त कर चुकी है, लिहाजा सहायक शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध बीजापुर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्यवाही की है। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि और के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्यवाही की है। एक अधिकारी और ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक और गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर बढ़ाने का प्रलोभन देकर रेप का आरोप लगाया गया है।
पुलिस ने मामले में आरोपी सांसद राकेश राठौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को सुरक्षा दिए जाने की भी बात कही है। सीतापुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पर एक पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर 15/1/25 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि श्री राकेश राठौर, जो कांग्रेस के सांसद लोकसभा सीतापुर से हैं, इनके द्वारा पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर तथा राजनीतिक कैरियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का बलात्कार किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई। पुलिस ने इन सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता तथा आरोपी सजातीय हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर सीतापुर में अभियोग संख्या 16/25 दिनांक 17/1/25 को कायम किया गया। बरेली में ग्रामोद्योग ऋण के नाम पर करोड़ों का एक फर्जीवाड़ा हुआ है। एंटी करप्शन ने कई संस्थानों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। नायब तहसीलदार, लेखपाल, रजिस्ट्री और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी भी घपले में फंसे हुए हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण स्वीकृति कराई गई थी। इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर गलत जमीनों को बंधक दिखाकर सरकारी धन हड़पने का आरोप है। नवनीत सहगल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने जांच की संस्तुति की थी। इसके बाद एंटी करप्शन इंस्पेक्टर प्रवीण सान्याल की जांच में फर्जीवाड़े का सच सामने आया है। जांच में ग्रामोद्योग बोर्ड के अफसर भी फर्जीवाड़े में शामिल निकले। यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नया भवन मिल गया है। राजधानी लखनऊ स्थित गोमती नगर एक्सटेंशन के सेक्टर 4 में नवनिर्मित यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधि सेवा संस्थानों के हितधारकों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान गोमती नगर में 1 दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश जस्टिस विक्रमनाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बात करेंगे महाराष्ट्र की। नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट 18, 19 और 21 जनवरी को हो रहा है। यह पहली बार है कि विश्व प्रसिद्ध कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट नवी मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आयोजन के लिए नवी मुंबई में 10,000 से अधिक वाहन पहुंचेंगे। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के कारण यातायात जाम की संभावना को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर मुंबई में अधिकारियों ने तैयारियां कर ली है। ऐसा अनुमान है कि इस आयोजन के लिए 10,000 से अधिक वाहन नवी मुंबई पहुंचेंगे और इन वाहनों को नवी मुंबई हवाई अड्डा क्षेत्र, खाड़घर, तुलसी मैदान, भीमा शंकर सोसाइटी के पास सिडको मैदान और पंचशील मैदान में पार्क करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यातायात की भीड़ से बचने के लिए ठाणे और नवी मुंबई शहरों में बड़े यातायात परिवर्तन लागू किए गए हैं। इसके अलावा इस आयोजन के दिन शहर में भारी वाहनों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसलिए यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई जरूरी कार्य न हो तो वो इसी मार्ग से यात्रा करें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।